अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो खिताब जो आज उन्होंने टाइगर फोर्स से किया और मज़ीद टास्क इस फोर्स के हवाले किए गए। लेकिन सवाल यह है कि जिस टाइगर फोर्स की वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जिस टाइगर फोर्स से आज मुखातिब हुए, क्या वो इस बहरान में हमारे किसी काम आएगी भी या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आ रही। शायद हमारे ऐसे नसीब हों कि टाइगर फोर्स का जो काम है वो होता हुआ हमें नजर आए और इससे जो बाकी लोग हैं वो भी मुस्तफीद हो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वजीर असद उमर को उनके किए गए वादे किस तरह से याद करवाए कि अब वो स्टील मिल्स चला कर दिखाएं। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम 2015 से बंद मिल को चलाना चाहते हैं, इससे ये फैसला किया। लिहाजा हुकूमत का 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने और मिल्स की निजकारी का फैसला दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि जो ये फैसला किया जा रहा है कि मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाएगा, इस पर अपोजिशन की जानिब से खासी तनकीद की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक और वादा भी हमसे किया था और वो था कि आवाम को 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, और ये वो वादा है जो कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान प्राइम मिनिस्टर बारहा कहते रहे। लेकिन सूरत हाल आज उस वक्त बदल गई जब मुशीर खजाना ने बताया कि कोरोना के बायस मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। नाज़रीन की रहनुमाई के लिए हम ये भी बता दें कि पीटीआई की हुकूमत के दूसरे साल बेरोजगारी की शरह बढ़कर 8.53% हो गई, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने मुल्क में चीफ इकोनॉमिस्ट लाने का फैसला किया है। तो कुछ अहम फैसले हैं जो कि हुकूमत की जानिब से मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकते हैं कि गए फैसले के, इस पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद होंगे तजियाकार आदिल शाज़ेब साहब। आदिल, बहुत शुक्रिया में अपना वक्त देने के लिए। तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तजियाकार इब्राहिम राजा साहब। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और एंकर पर्सन तजियाकार मोना आलम साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो आगाज करते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस खिताब से जो कि आज उन्होंने टाइगर फोर्स से किया। क्या कहा, जरा सुनिए। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपकी आने वाले दिनों में, वो 2 और एरियाज़ में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, जो दूसरा है वो ये 10 अरब दरख्त लगाने का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप शिरकत करें, जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान है। कोरोना टाइगर्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो इसके ऊपर अमल करवाएं, लोगों को जाएं समझाएं, क्योंकि हर किसी को नहीं समझ आ रही कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या चीज़ है। टाइगर फोर्स जो है वो लोगों की अवेयरनेस के लिए काम करेगी, लोगों को बताएगी कि किस तरह से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर किस तरह से इख्तियार की जा सकती हैं। इस पर टाइगर फोर्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज टाइगर फोर्स से मुखातिब हुए। लेकिन साथ ही साथ चूंकि उनका खुद खिताब काफ़ी लंबा था, वो तमाम खिताब हम अभी आपको प्रोग्राम में सुनवा नहीं सकते, लेकिन कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैंशन कर दूँ। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल की जद में आने वाले इलाकों में भी इस टाइगर फोर्स की मदद ली जाएगी, और साथ ही साथ बिलियन ट्री जो मनसूबा है उस पर भी टाइगर फोर्स के हवाले से हम काम ले सकते हैं। लेकिन हमें जहां तक याद है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम टाइगर फोर्स बनाने जा रहे हैं। ताहम मौजूदा हालात में टाइगर फोर्स क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी काम आ सकते हैं? आदिल, आपसे सबसे पहले आगाज करें, बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत सारे टास्क दे दिए, अब तो टिड्डी दल से बचाओ और इसके अलावा बिलियन ट्री मंसूबा, कोरोना वायरस, एहतियाती तदाबीर, कोरोना से बचाओ, ये सब कहां रह जाएगा फिर? इसमें ज़रियाब बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज स्पीच की, पता नहीं उसमें कितनी बार टाइगर फोर्स को दिखाया गया। मुझे तो तकरीबन जब से ये अनाउंस हुआ है ना कोई मैंने टिकर देखा, ना टाइगर फोर्स का कोई भी टाइगर मुझे सड़क पर नज़र आया, बल्कि हुकूमत तो ख़ुद डिफीट इस वक्त कंसीड कर चुकी है कि आवाम से ये मुतालबा करना कि जी हमारे रहमो करम पर ना रहें, आप अगर ख़ुद एहतियात करेंगे तो कोरोना से बचेंगे, वरना तो आप जाने हस्पताल जाने और अपनी जिम्मेदारी जाने और कोरोना जाने। तो ऐसे में मतलब यह है कि टाइगर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली फ्लॉड था फ्रॉम डे 1। हमें तो देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में टाइगर जो हैं वो या तो आपको पिंजरों में नजर आएंगे या कहीं मारगला की पहाड़ी में किसी को कोई टाइगर 2-3 महीने बाद नजर आ जाता है, तो वो बड़ी हेडलाइन अक्सर अखबारों में और चैनल्स पे बन जाती है। तो टाइगर उसी तरह इमरान खान के टाइगर फोर्स के भी टाइगर हैं। इब्राहिम, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, बताइएगा टाइगर फोर्स जैसा से आदिल ने भी कहा आपको कहीं नजर आ रही है, और अगर ऐसा है भी तो ये बचाव के लिए हमारे किसी काम आ सकती है?
देखें, हमें बताया गया था कि टाइगर फोर्स के 10 लाख रज़ाकार रजिस्टर हुए हैं और उनमें से 1,65,000 रज़ाकारों ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनवाने के लिए काम किया। लेकिन दूसरी जानिब आपका जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, जो कोरोना का फैलाव रोकने के लिए काम कर रहा है, उसका ये कहना है कि इन SOPs के ऊपर अमल नहीं हुआ और यही वजह है कि अब जो है वो कारोबारी मराकज़ जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल नहीं किया, वो ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल नहीं किया और जिन दुकानदारों ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, उनकी दुकानें वगैरह जो हैं वो सील भी की गई हैं और कारोबारी मराकज़ भी सील किए गए हैं। तो एक तो ये दो मुख्तलिफ और मतज़ाद जो हैं बयानात हैं। दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये लोगों को जाके समझाएंगे कि आप जो है समाजी दूरी अख्तियार करें, तो कोरोना वायरस से बचाव का असल कॉन्सेप्ट ही ये है कि समाजी दूरी अख्तियार करें। अगर ये खुद लोगों के पास जाके ये समझाएंगे कि आप समाजी दूरी अख्तियार करें, तो वो तो आज खुद जो है वो एक गलत बात हो जाएगी। एक 10 लाख लोग जो रज़ाकार हैं अगर हैं, तो पहले तो क्या उनकी कोई टेस्टिंग होगी कि वो उससे इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, तो फिर वो लोगों के पास जा के लोगों को समझाएंगे। अगर इनसे कोई काम लिया जा सकता था तो वो ये था कि शहरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये SOPs को इन्फोर्स करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शहरी इंतज़ामिया के एहलकार जो बाकायदा सरकारी एहलकार हैं, रेगुलर मुलाजिम हैं, जब उन्होंने SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर ये जो टाइगर फोर्स है ये उस पर अमल दरामद कैसे करवाएगी। अब इससे जो जहाँ तक है कि टिड्डी दल, उसके ऊपर शायद ये कोई स्प्रे वगैरह में करवाने में कोई काम आ सकती है, या वो जो एक रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं टिड्डी दल को भगाने के लिए, वो जो ढोल बजाया जाता है या वो जो बर्तन बजा के फसलों में वो बच्चे या नौजवान जो हैं वो घूमते हैं ताकि वो, क्योंकि उसकी आवाज़ से भी टिड्डी दल भागता है, तो वो काम तो इनसे करवाया जा सकता है। तीसरा, ये जो बार बार अभी भी ये कहा जा रहा है कि हमारी जो सिचुएशन है वो दीगर ममालिक से बेहतर है, तो हमारा इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। अब अमवात की शरह हमारी दुनिया के दीगर मुल्कों से, यूरोपियन कंट्रीज से बेहतर है, यानी कम है। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमने कोई बहुत एफिशिएंटली काम किया है तो उसकी वजह से, उसकी वजह जो है वो जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, जो तिब्बी जरीदे हैं, वो भी बयान कर चुके हैं कि यूरोप में शायद जो एवरेज एज है और वहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में, भारत में और इस रीजन में थोड़ी उनकी तादाद, यानी यंग लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो ये वजह हो सकती है कि हमारे यहाँ अमवात कम हुई हैं। लेकिन असल हमारी एफिशिएंसी अगर चेक करनी है तो वो तो हमने ये देखना कि हमने कोरोना के जिस मकसद के लिए इस फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, वो असल हमारी एफिशिएंसी तो तब चेक हो सकती है कि हम कोरोना वायरस के केसेस हमारे यहाँ कितने हैं, उनको हम कितना कम रखते हैं। लेकिन वो तो हमारे यहाँ 90,000 पे पहुंच गए हैं और एक्टिव केसेस में तो हम 5वें नंबर पे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने कोई बहुत जबरदस्त काम नहीं किया। तो टाइगर फोर्स को अगर कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करवाने का ऐसे काम लिया गया तो इससे मजीद ही बिगाड़ पैदा होगा। हाँ, ये बिलियन ट्री सुनामी वगैरह में अगर कोई काम आ सकते हैं तो शायद वहां इनको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अमली तौर पे वैसे मैं आदिल शाहजेब साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि कोई टाइगर फोर्स के रज़ाकार हमें अमली तौर पर बतौर साफी मुझे कहीं काम करते हुए नजर नहीं आए। जी आदिल, आपको भी नजर नहीं आया जैसे कि आपने पहले कहा? नहीं, वो बिल्कुल देखिए ज़रियाब, बात ये कि जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि एक्टिव केसेस को अगर देखा जाए हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। और इसमें जो सिंपल जो सिचुएशन अगर आप इस पर नज़र डालें, पिछले 3 महीनों की टाइमलाइन देख लें तो पहले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने से परहेज़ किया, हमने लेट लॉकडाउन कर दिया। फिर जब पीक होना था हमारा, जब सोशल डिस्टेंसिंग पाकिस्तान में कहीं अगर ख्याल नहीं रखा गया तो वो ईद के दिनों में इन लोगों ने जी लॉकडाउन खोल दिया। साथ में देखिए आपके 5-5 हज़ार केसेस अब रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। आप आज जो फैसला करेंगे उसका असर आपको 2-3 वीक के बाद मिलेगा। ये इस वक्त जो आप पीक देख रहे हैं, ये जो ईद में हमने फैसले किए थे कि लॉकडाउन अचानक से हमने सारा खोल दिया था, वो हमें आज आके हमारे फिगर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अभी भी इंडिविजुअली जब आप हेल्थ मिनिस्टर से बात करें, प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर से, वो भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह के डिजास्टर्स फैसले जो हैं वो कभी कभार
मरकज से सामने आ जाते हैं। अब देखें जिस तरह वेडिंग हॉल्स का खोलना, अब मौजूदा हालात में कौन मैं तो पागल ही उसे कहूंगा कि जो अपनी शादी करेगा मौजूदा हालात में, या आपने पार्क खोल दिए, या कहां की टूरिज्म, कैसे आप टूरिज्म इंडस्ट्री खोल सकते हैं? तो ठीक है, लॉकडाउन को आप मुकम्मल तौर पर उस तरह से फिर इंपोज ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन जब आपके डिसिप्लिन पर अमल नहीं हो रहा, आपके एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा, और आप अवाम को ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने अब एहतियात ना किया तो हमसे, आपने बिल्कुल गवर्नमेंट ने इस वक्त हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ये जो टाइगर फोर्स की जो है वो जिस तरह नॉर्मली जो भी हुकूमत आई है इस तरह की सिचुएशंस में, इमरजेंसी की सिचुएशन हो, गंदम बुरान हो, चीनी बुरान हो, या और भी कोई माशी बुरान हो, एक ट्रक की बत्ती निकाल दी जाती है। तो मैं और आप 3-4 दिन पहले टाइगर फोर्स जब अनाउंस किया गया, हम सेगमेंट्स करते रहे, उस पर बात किया जाए कि जी इसका नाम क्या रखा जाए, क्या हो क्या ना हो। उसमें 1 महीना गुजर गया, कहीं पे टाइगर फोर्स नहीं आई, एसओपीज वायलेट होती रही, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये नॉन इश्यूज हैं सारे, जो आज अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कौम से ही खिताब कर लेते वो ज्यादा बेहतर होता। टाइगर फोर्स को तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ उठा लिया कि हम एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में हमें तो इन चीजों पे टाइम जाया ही नहीं करना चाहिए और आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए कि देखें, बजाय इसके कि टाइगर फोर्स से मुखातिब होते बराह रास्त आवाम से मुखातिब हो जाते हैं, दहाने पे तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई टाइगर फोर्स नहीं है। हमारे ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो कि एक हरदिल अजीज वज़ीर आज़म समझे जाते हैं, नौजवान नस्ल के एतबार से, यूथ के एतबार से आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अगर आप आवाम को एतमाद मिले तो आवाम आपकी बात जरूर सुनेंगे। जलन साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात यह है कि आवाम को अवेयरनेस तो पिछले 4 महीने से हो ही रही थी, मुख्तलिफ जराए से, टेलीविजन पे इश्तहारात थे, टेलीफोन पे बार बार मैसेज बोला जाता है, लेकिन जैसे हमने हमेशा कहा कि वहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोग एक गैर यकीनी, यानी वो यकीन नहीं करते, एक डिसबिलीफ सा है कि जनाब हमने कोरोना देखा नहीं, किधर है, ये है वो है, लिहाजा वो कर नहीं रहे पूरी तरह जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं वो कर नहीं रहे। अब उसमें आई कि कल से हमने देखा कि सड़कों पे इधर उधर चेकिंग का अमल शुरू हुआ और थोड़ी सख्ती की गई कि लोगों को एहसास पैदा हो कि ये अगर आप खुद नहीं करते वॉलंटरीली तो फिर सख्ती की जाए। फिर हमारा मैं बहुत अरसे से मैं भी कह रहा था कि जनाब ये जो इनकी टाइगर फोर्स है वो कहाँ है, उसको लगाएं। ये टाइगर फोर्स का जैसे भी राजा साहब इब्राहिम फरमा रहे थे, ये गलन मिलने बगलगीर होने नहीं जा रहे ये लोग। इनको बताया गया है कि आपने भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जब सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो किसी को बता सकेंगे, वरना जाके अगर वहां पे इन्होंने बगलगीर होने का काम करना है तो फिर तो बीमारी फैलेगी। लेकिन वो नेचुरली नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है वो लोग, उनको समझाया गया है, तैयार किया गया है और तवक्को ये है कि वो सोशल डिस्टेंसेस रख के तो फिर लोगों को अवेयरनेस देंगे, उनको बताएंगे, इंसिस्ट करेंगे कि भाई आपने ये करना है। असल मसला ये है कि अगर आप लोगों को अंदर बंद कर दें, जो लॉकडाउन हम रोज रोते हैं, लॉकडाउन अब खत्म, वो वक्त चला गया जब आप लॉकडाउन कर सकते थे। अब हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि लोग अंदर नहीं ठहरेंगे, लोग डिफाई करेंगे, बाहर आ जाएंगे अगर आप उनको करें। लेकिन ये है कि लोगों को अपनी जिंदगी का खुद भी ख्याल होना चाहिए। अगर आप उनको ये एहसास दिला दें कि भाई ये तेरी अपनी जिंदगी जो है उसकी बचत के लिए है और खुद अगर तुम लेके फिरोगे ये बीमारी तो 10 और को लगाओगे, तो फिर वो करेगा। आज मसला ये है कि आपके यहाँ 95,000 के करीब लोग हैं जो इन्फेक्टेड है। 21 करोड़ की आबादी में वो 95 हर किसी को तो नजर नहीं आ रहे ना, तभी वो यकीन नहीं करते। लेकिन ये मसला कौम का यही है कि इनको सख्ती करके ही इस काम पे लगाया जा सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं है। अगर लॉकडाउन आप करते हैं तो वो भी जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, कर्फ्यू टाइप नहीं बनाएंगे, लोग अमल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कानून को तोड़ना लोग अपना फर्ज समझते हैं। जैसे हमेशा कहा जाता है कि यहीं से लोग जाते हैं जाके तो दुबई चले जाएं तो जनाब बिल्कुल जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनका भी बड़ा एहतियात की जाएगी और सारे कवानीन फॉलो किए जाएंगे, लेकिन जैसे पाकिस्तान में कदम रखें तो उसको तोड़ना जो है वो इनका फर्ज बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक जहनियत है जिसको आपने तोड़ना है, लेकिन ये टूटेगी सख्ती से। चले, अलमिया और ज़हनियत भी एक तरफ, लेकिन टाइगर फोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आपने और हमने कोशिश करके देख ली, शायद टाइगर फोर्स जो कोशिश करे वो आवाम को समझ में आ जाए। जैसे आदिल कह रहे थे टाइगर फोर्स अव्वल तो नजर नहीं आई, लेकिन अगर कहीं है तो फिर उसको काम पे लगाना चाहिए, ये काम भी वो करे। हमें तो ये बताया गया कि 10 लाख के करीब टाइगर फोर्स में लोग रजिस्टर हुए हैं, तो 10 लाख तो बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। हमें 10,000 नजर आ जाए वो भी गनीमत जानेंगे हम।
खुशकिस्मती होगी हमारी। ठीक है, चले आप पॉइंट ऑफ व्यू आगे आपका आगे जाने दीजिए मुझे। राइट, मुजम्मल सहरवर्दी साहब। देखिए, मेरे दोस्त जो कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स नज़र नहीं आई, गवर्नमेंट को भी इसका अंदाज़ा था, तभी आज उन्होंने कहा कि अब टाइगर फोर्स के लोगों को कार्ड जारी किए जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे नज़र आई, उन्होंने कहा कि अब टाइगर फोर्स के जो लोग वॉलंटियर किए हैं 10 लाख, जो 1.25 लाख उसमें उनको एक्टिव नज़र आए हैं, हमें एक्टिव नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि उन सबको कार्ड दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को 10 लाख के करीब कार्ड जारी करने का इरादा रखती है। जो लोग उनके साथ रजिस्टर हुए हैं उनको टाइगर फोर्स का एक कार्ड अब हमें हर गली मोहल्ले में हर एक के पास, दूसरे बंदे के पास नज़र आएगा और वो कहेगा मैं टाइगर फोर्स का नुमाइंदा हूँ और इस नुमाइंदा होने के, इस वॉलंटियर होने के एतबार से मुझे ये इख्तियार हासिल है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरे लिए ज़्यादा ख़तरे की बात थी कि अब आप उन्हें कोई कार्ड दे रहे हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान में एक सिविल डिफेंस एक्ट मौजूद है 1952, जिसके तहत हमने वॉलंटियर्स को रजिस्टर करने का, उनकी ट्रेनिंग का, उनको सोसाइटी के साथ इनकॉर्पोरेट करने का, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में उनको बुलाने का एक निज़ाम बनाया, एक कानून बनाया, एक इदारा बनाया। 1952 में बनाया, फिर 1994 में उसमें अमेंडमेंट हुई, 1996 में उस एक्ट में अमेंडमेंट हुई और वो इदारा आज भी डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी, प्रोविंशियल सतह पर भी और फेडरल सतह पर भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत मौजूद है। सिविल डिफेंस का इरादा, उसके तहत हज़ारों रज़ाकार रजिस्टर भी होते हैं। उसके चीफ वार्डन, एक दौर में वज़राए आला भी उसके चीफ वार्डन रज़ाकार बन जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे। हमने शायद अब उसको अब डंप कर दिया। आप कह सकते हैं ये पुरानी शराब नई बोतल में अब टाइप है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि इसके पीछे कोई कानून साजी मौजूद नहीं है, कोई लॉ नहीं बनाया गया। जैसे कि सिविल डिफेंस एक्ट बनाया गया था, वो वॉलंटियर एक एक्ट के तहत काम करते थे। सरकार को किसी न किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत काम करना है। ये कोई विशफुल थिंकिंग के तहत हमने सुबह टाइगर फोर्स बना ली, फिर उनको कार्ड जारी कर दिए, फिर उन कार्ड्स के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक PM हाउस से डायरेक्टिव जारी हो जाएगा कि जिसके पास इस टाइगर फोर्स का कार्ड है आप उसको एंटरटेन करें, वो SOPs पे अमल दरामद कराएगा। देखें, ये लॉलेसनेस की बात है मेरे नज़दीक। गवर्नमेंट ने अगर कोई नई टाइगर फोर्स बनानी थी, उसका कानून बनाती, जिस तरह सिविल डिफेंस एक्ट मौजूद है 1952 का, इसके भी रूल्स बनाती, रेगुलेशंस बनाती, वॉलंटियर्स के रजिस्टर करने का तरीका बनाती, उनकी चेन ऑफ कमांड बनाती, कोई तरीका बनाती जिसके तहत ये काम करते। ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने एक डायरेक्टिव के तहत इनको बना लिया बगैर किसी कानून के। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी सिविल डिफेंस एक्ट 1952 स्टडी करना चाहिए और उसी के मुताबिक या तो उसे रेप्लिकेट कर लें टाइगर फोर्स के तहत और फिर काम करा लें इनसे, क्योंकि सिविल डिफेंस के रज़ाकार भी काम करते रहे हैं। अब नौमान के लिए जो प्रॉब्लम्स है, ये काम पहले भी होता रहा है, कोई नया आइडिया नहीं है, ये पाकिस्तान में होता रहा है, नाम नया आ गया है तो हम परेशान हो गए। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मोना, आज प्राइम मिनिस्टर मुखातिब हुए टाइगर फोर्स से, वही टाइगर फोर्स के जिनका उन्होंने ऐलान किया था। ये बताइए, जो नए टास्क दिए गए हैं, ये टास्क पर काम करते हुए टाइगर फोर्स हमारे और आपकी किसी काम आ सकती है? थैंक यू ज़रियाब। मेरा तो जवाब इसमें नफ़ी में ही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन होता तो फिर तो सिचुएशन और थी। लॉकडाउन होता तो यकीनन ये बात फिर समझ आती है कि आपने डोर टू डोर राशन पहुंचाना है, घरों में सामान पहुंचाना है। हत्ता वो कुछ हद तक अप्लाई अभी भी इस सेंस में कर सकता है कि स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ है, जो कुछ इलाके निकले हैं जहां पर केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर लॉकडाउन है, तो उधर ये लोग काम आ सकते हैं। लेकिन वो एज सच मुझे नहीं लगता उसके लिए 10 लाख लोगों की जरूरत है। खैर, बात यह है कि अब जब लॉकडाउन नहीं है तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि टाइगर फोर्स एज सच शायद इस पर्पस को सर्व नहीं कर पाएगी कि वो लोग कोरोना वायरस के होते हुए वो कोई मदद करें। ये जो बात की जा रही है कि वो जाकर इसमें अवेयरनेस देंगे या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो ये मुझे तो वाकई ये बात ऐसे लगती है जैसे आप एक विजिलेंटे को जो है वो आप लीगलाइज कर रहे हैं कि जी एक ये विजिलेंटे है। मतलब वो क्या करेंगे? अगर वो SOP की वायलेशन देखें जो हम लोग रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में हर वक्त ही देख रहे होते हैं, तो उनको जाकर बताएंगे, वो नहीं मानेंगे तो उनमें से अगर खुदा ना खास्ता कोई अग्रेसिव हो या कुछ हो, मतलब इस किस्म के बहुत सारे खदशात हैं, वो क्या करेंगे?
ये बातें या ये चीजें जो हैं ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट्स वो भी कर सकती हैं, या जो सीधी सीधी बात है जो जिले इंतजामिया है उनके एम्बिट की ये चीज है, वो लोग यकीनन इस चीज को कर सकते हैं। उसके लिए इटसेल्फ एक फोर्स तश्कील देना, ये उस वक्त की बात है, ये फोर्स जब तश्कील दी गई थी जब लॉकडाउन था और नजर आ रहा था कि आगे आने वाले दिनों में भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब जब लॉकडाउन नहीं है और ये बात ये फैसला इसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, अलग डिबेट हो सकता है कि लॉकडाउन की कितनी जरूरत है या कितनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने करना नहीं है तो उस वक्त ऐसे में तो वाकई ये जो टाइगर फोर्स है, ये दीगर जो काम है मे बी वो थोड़ा बेहतर फिर भी कर सकेंगे। वाकई अगर इन्होंने टिड्डी दल को भगाना है तो वो ढोल जैसे है कि ढोल की आवाज से भाग जाते हैं टिड्डी दल, या धुआं छोड़ दिया जाता है, इस किस्म की चीजों में गालिबन वो मुआवनत कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस रिलेटेड मुझे अब उनका इतना सच काम नजर नहीं आता। और एक बड़ी अजीब सी चीज है और एक इत्तेफाक भी है कि नून लीग और पीटीआई दोनों आर्च राइवल्स हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद दोनों जो है वो शेर, लायंस और टाइगर्स उनको बहुत ही पसंद है और वो अपने वर्कर्स को बिल्कुल, हमारी सियासी जमातें खा वो अपोजिशन में हो या फिर वो हुकूमत में हो, वो इस से बाहर ही नहीं निकल के आती हैं। शेर, टाइगर, जिस तरह से आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया, बहरहाल जिस मकसद के लिए इस टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था वो मकसद तो किसी हद तक पूरा होता दिखाई हमें नहीं दे रहा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से अपनी राय दी कि हो सकता है ढोल और नकारे बजाकर टिड्डी दल को भगाने में ये फोर्स हमारे किसी काम आ सकती है, तो ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी सामने हैं। अगले सवाल पर जाने से पहले कुछ अहम शख्सियत जिनमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से फहरिस्त हैं, कुछ शॉर्ट में आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनवाना चाहती हूँ। और हम बात करेंगे अब इस सेगमेंट में पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, उसके निचकारी के हवाले से क्या क्या बयान दिए गए माजी में और आज क्या नया बयान सामने आया, जरा सुनिए। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा, इस स्टील मिल को लूटा गया। उसकी कीमत किसने अदा की? मेहनत का स्टील मिल के मजदूरों ने। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा हूं। पाकिस्तान स्टील मिल का जो इदारा है जी, 2008-2009 में इनके दौर के बाद ये खसारे में चला गया और 2015 में इसको बंद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। ये बात दुरुस्त है कि हम वो जो 9,000 साढ़े 9,000 एम्प्लॉज़, 9,000 के करीब एम्प्लॉज़ हैं, उनमें पहले फेज़ में 8,500 को हम उनका एक सेवरेंस पैकेज देना चाह रहे हैं। असद उमर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था मैं हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान ने यह कहा था कि ये अपनी मिलें फाउंड्रियाँ चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। अब क्यों नहीं चला के दिखा रहे? अब मैं क्या कहूँ प्राइम मिनिस्टर और असद उमर के बयानात के बाद के याद माजी अजाब है यारब। बहरहाल पाकिस्तान स्टील मिल्स के निजकारी और मुलाजिमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला, क्या ये फैसला दुरुस्त है? जिन्ना साहब आपसे पहले जान लेते हैं, ये बयानात आज के नहीं हैं, बड़े पुराने बयानात हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन में हुआ करते थे, असद उमर भी उस वक्त अपोजिशन में हुआ करते थे। आज जो ये फैसला किया गया है गोल्डन हैंडशेक देने का, कितना बेहतर, कितना दुरुस्त है ये? देखिए जरियाब, इसके दो हिस्से हैं। एक, स्टील मिल का क्या बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जो अभी वाजे नहीं, इन्होंने हुकूमत ने अपनी प्लान नहीं बताई। दूसरा, इन्होंने जो वर्कर्स थे उनको फारिग कर दिया। वर्कर को फारिग करना दुरुस्त फैसला है, इस वजह से कि 5-6 साल से स्टील मिल एक पैसा नहीं कमा रही, वर्कर काम नहीं कर रहा, वर्करों ने बाहर दुकानें खोल ली हुई हैं, वर्कर कई और जगहों पे, कई जगहों पे प्राइवेट काम कर रहे हैं, लेकिन यहां से भी उनका ससुराल है जहां से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये काम तो चल नहीं सकता। और वैसे भी ओवर स्टाफिंग थी इस मिल में, ये तकरीबन 6,000 से चल सकती थी, लेकिन ये 12,000 तक पहुंची और आपको 9,500 के करीब लोग थे। MQM भर्ती करती रही है, तो ये हटाना तो जरूरी था। लेकिन जो इमरान खान ने पहले कहा था वो ठीक था कि जनाब ये हमारा नेशनल एसेट है, इसको ठीक करना है। अगर इसके बाद वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो गलत फैसला होगा। अच्छा, क्योंकि इसका अभी वाजे नहीं है
ये वो एसेट है जो कि हमारा नेशनल एसेट है, बहुत कीमती एसेट है और स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसको ठीक करना, मॉडर्नाइज करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि यहां स्टील की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी, लेकिन बाहर से स्टील हमें सस्ता मिलता है, वो इंपोर्ट किया जाए। लेकिन ये महंगा स्टील भी मेड इन पाकिस्तान कबूल होना चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों को, क्योंकि स्टील वो प्रोडक्ट है जो हर चीज का बेस है। आप वेपन्स ले लें, आप एयरक्राफ्ट ले लें, आप कोई इंडस्ट्री ले लें जिसमें के मेजर इंडस्ट्री आपकी हो, उसमें किसी न किसी शक्ल में स्टील या स्टील के आगे मॉडिफाइड किस्म की किस्में जो वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये बड़ा अलमिया होगा, बड़ा जुल्म होगा कि इसको औने पौने प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इसको बंद कर दिया तो बंद पड़ी रहे। ये मेरा ख्याल है हमें देखना होगा। अगर वो फैसला उसके मुताबिक होता है कि इसको इंप्रूव किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है, ठीक किया जाता है, फिर चलाई जाती है, फिर तो ठीक है, क्योंकि ये नेशनल और स्ट्रेटेजिक एसेट है। और अगर नहीं ये होता देन इट विल बी अ डिजास्टर। वो बहुत बड़ा नुकसान होगा इस मुल्क का। वक्त पे आपको कहीं भी स्पेशलाइज्ड मेटल्स बाहर से नहीं मिलती जो वेपन्स में इस्तेमाल होती है, कोई नहीं देता। और मुझे पता है कि यहाँ पे हम किसी जमाने में क्या हासिल करते थे। यहाँ से जनरल कयूम रहे हैं, 2008 से पहले ये प्रॉफिट में थी, बाद में लुटेरों ने इससे खाना पीना शुरू किया, ये बर्बाद हो गई स्टील मिल और फिर बंद हो गई। तो नेचुरली जब बंद स्टील मिल कमा नहीं रही तो लोगों को आप पाल तो नहीं सकते, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन स्टील मिल अगर प्राइवेटाइज की गई तो वो बहुत बड़ा गलत फैसला हो। ठीक, मोना, सुना आपने क्या क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था सद उमर साहब ने। अब बताइए ये फैसला जो वो कर रहे हैं दुरुस्त है? अच्छा ज़रियाब, एक बात है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन का नाम आता है तो मैंने ये देखा है कि नून लीग की हुकूमत भी एक टाइम पर बहुत अग्रेसिवली परस्यू कर रही थी पीआईए और स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन। उस वक्त भी ऐसे बिला वजह की तनकीद शुरू हो गई कि उसके कोई सर पैर नहीं। यूनियन के प्रोटेस्ट्स में बंदे तक इन्होंने हलाक किए इस चक्कर में कि किसी तरह से ये मामला रोका जाए, और फिर वाकई तमाम कामयाब हुए और ये मामला रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये दोनों उस वक्त अपोजिशन की जमातें होते हुए सख्त मुखालफत करती थी। अभी भी इस किस्म की चीज़ हम देखते हैं, जो हुकूमत होती है वो सडनली बड़ी समझदारी की बातें और बड़ी जैसे कहते हैं कि रैशनल की बातें करने लगती है, और जो अपोजिशन होती है वो बगैर देखे लेफ्ट राइट सेंटर वो तनकीद के जो है वो यलगार कर देती है गवर्नमेंट के किसी भी फैसले पर। तो बदकिस्मती से जब पीटीआई अपोजिशन में थी तब वो ये करते थे। अब नून लीग जब गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त वो बड़े समझदार, वो प्राइवेटाइजेशन को एंडोर्स करते थे कि कोई और हल नहीं है इन सफेद हाथियों का। हम कब तक अपने टैक्स पेयर के पैसों से सेहत, तालीम, इस किस्म के शोबों को छोड़कर ऐसे सफेद हाथियों को फाइनेंस करते रहेंगे जो मुसलसल खसारे में हैं और ब्लीड कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो अब जब पीटीआई हुकूमत में आई है तो चलें, शुक्र है उन्होंने अपना जो पुराना एक स्टैंड था प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उसको तर्क किया है और प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। मुझे याद है उस वक्त जो मॉडल नून लीग के टाइम पर परस्यू हो रहा था वो ये था कि क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, स्टील मिल्स भी और पीआईए भी, तो इनकी इंतजामिया वाला जो मैनेजरियल इसका पार्ट है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा ताकि मैनेजमेंट बेहतर हो पाए इसकी। दीगर जो है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, यानी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स। ये एक अच्छा प्लान था, अगर इसके ऊपर चला जाए। अब भी गोल्डन हैंडशेक दिया गया है 20 लाख से जायद गालिबन हर एक अफराद को, ये एक अच्छी बात है। वैसे ही ओवर क्राउडेड और ओवर स्टाफ्ड हैं ये तमाम जो एंटिटीज हैं, पीआईए भी है, स्टील मिल्स भी है, तो ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्राइवेटाइजेशन में शदीद शफाफियत की जरूरत है। ये ना हो कि अपने यहाँ इर्द गिर्द जो अपने लोग और अपने जो दोस्त बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े टाइकून, वो जो है उनको औने पौने दामों बेच दिया जाए। मैं सिर्फ एक बात का तस्करा करना चाहती हूँ। मुझे ये बात पता है कि स्टील मिल्स को बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत उसका सत्यानाश किया गया है। ऐसा नहीं था कि स्टील मिल्स हमेशा से ऐसी थी। उसमें एक बहुत अहम अंसर इस बात का है कि जो लोकल आपके जो स्टील मिल्स हैं, जो स्टील मिल्स के मालिकान हैं, जिनकी प्राइवेट मिलें हैं, उनका एक तो बहुत अमल दखल है। जब स्टील मिल्स बर्बाद हो गई तो वो लोग सारे मार्केट में घुस गए अपना अपना शेयर लेने। और मुझे याद पड़ता है कि एक एफटीए जो हमने चीन के साथ किया था उसमें हम लोग सस्ते दामों चीन से बिल्कुल जो डंप किया हुआ उनका स्टील था
वो चीजें हम इंपोर्ट करते थे, खस्ता स्टील हम चीन से मंगवाते थे और उनको इसके बदले भारी कीमत भी देते थे, और स्टील मिल्स वगैरह इस किस्म की जो चीजें हैं वो मजीद डॉर्मेंट हो गई थी। तो ऐसे जो डिजाइन से सत्यानाश करते हैं ना चीजों को, इस चीज का भी हुकूमत नोटिस ले। ठीक है, 2008 और 2009 के दरमियान में ये मुनाफे से खसारे में गई और उस वक्त से इसका सत्यानाश होना शुरू हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN दोनों के दौरे हुकूमत हमने देखे, लेकिन इस स्टील मिल का कुछ नहीं बना। आदिल, अगर इस साल PTI की गवर्नमेंट में कुछ बनने जा रहा है इसका, तो फिर क्यों मुखालफत की जा रही है? फैसला दुरुस्त है फिर? देखिए, इसमें ज़रिया पहली बात तो ये है कि स्टील मिल जो है वो बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है कि हमारे कौमी इदारों के साथ, और ये मैं सियासी वाबस्तगी से हटकर किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, किस तरह से बेड़ा गर्क किया गया है। 2008-9 तक जिस तरह प्रॉफिटेबल थी स्टील मिल, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके ऑपरेशन सारे बंद कर दिए गए। और इसमें एक बड़ा अंसर जो है, ठीक है उसमें साजिशें भी होंगी, बहुत भी होंगी, लेकिन ये जो ओवर स्टाफ कर दिया गया स्टील मिल को, और इसी तरह PIA के साथ भी किया गया, इसी तरह बाकी इदारों के साथ भी किया गया। लेकिन यहां पर लम्बे फिक्रिया हमारे लिए ये है कि खान साहब जिन नारों पर और यही बातें कर करके आपने जो शॉर्ट चलाए, यही चीज़ें लेकर जब वो गवर्नमेंट में आए, अब आज जो इन्होंने फैसला किया कि जी 35 अरब हम पिछले 5 सालों में स्टील मिल पे खसारा बर्दाश्त कर चुके हैं, तो क्या ये आप 2 साल सो रहे थे? ये फैसला अगर आप 2 साल पहले कर देते तो अरबों रुपए आप और भी बचा लेते। मतलब एक तो इन्होंने ये काम किया, एक डिलेड डिसीजन लिया। डिसीजन बिल्कुल इसलिए ठीक है क्योंकि देखिए हम 9-9.5 हज़ार एम्प्लॉयज़ को घर बैठे जिस तरह से सैलरीज वगैरह दे रहे थे, तो ये इसका हल जो है वो यही था। मैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी आता हूं, लेकिन इसमें एक सबक तहरीक इंसाफ के लिए ये भी है कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन से पहले गैर हकीकी वादे किए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 10,000 लोग तो ये हमारे सामने बेरोजगार हो गए हैं, 30 लाख जो हैं अभी मजीद बेरोजगार होने जा रहे हैं, कितने पता नहीं और बेरोजगार हो गए हैं। गैर हकीकी वादा इन्होंने जो लाखों घर 50 लाख घर बनाने का वादा किया था वो गैर हकीकी वादा। फिर स्टील मिल में खड़े होकर उनके एम्प्लॉइज के साथ जो असद उमर साहब ने कहा कि कल को तहरीक इंसाफ हुकूमत अगर ऐसा करेगी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा, तो कम से कम असद उमर साहब को यह करना चाहिए था कि ECC जब यह फैसला करती तो वहां पे जाके उन्हें एतमाद में लेते कि जनाब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस हुकूमत की कोई अपोजिशन की इन्हें जरूरत नहीं है, खुद ही अपोजिशन है, खुद ही अपने आप को इतना डैमेज कर रहे हैं क्योंकि आप फैसले ऐसे करते हैं गवर्नमेंट में कि वो कौमी मफाद के लिए करते हैं और उसमें अवाम आपसे नाराज भी होगी, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी नाराज भी होंगे, लेकिन मिनिमल डैमेज की पॉलिसी पे आप जाते हैं। लेकिन इन्होंने कसम खाई हुई है कि फुल फ्लैज अपने आप को डैमेज भी करेंगे। और इनका जो देखिए ठीक है, इन्होंने ये खुद भी डैमेज हो गए हैं जिस तरह से तनकीद हो रही है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो फैसले करेंगे स्टील मिल के बारे में वो दुरुस्त फैसले होंगे। आखिर में जाके वो फैसले चेंज कर लेंगे कि जी यू टर्न जो है वो तो बड़े लीडरों की निशानी होती है। अब जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, तो जहां तक मेरी मालूमात है तो ये जो स्टील मिल के ऑपरेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। स्टील मिल इन इटसेल्फ जो उसके एसेट्स हैं उसको उसी तरह रहने देंगे, लेकिन उसमें भी हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे नजर आ रहा है कि 2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं, वो बहुत बड़े सरमायादार हैं, वो इंटरेस्टेड हैं इसमें, 2-3 कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इनमें। तो एक शफाफियत का अंसर जो है जो अभी तक हमें बड़ी कम चीज़ों में नजर आया है, वो इंश्योर करना होगा बजाते खुद इमरान खान को, क्योंकि जिस तरह डेस्कॉन को वो डैम का ठेका मिला पाकिस्तान स्टेट मिल्स की, वो अभी भी मुकम्मल तौर पर सुलझी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको भी देखना होगा कि आगे जाके कौन इसमें बड़े बड़े नाम और बड़ी शख्सियात निकलकर सामने आती हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि जज्बात में किए गए फैसले फिर इस तरह से होते, फिर खा वो खुशी के आलम में हो या गुस्से की सूरत हाल में किए गए हो। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये ले ऑफ का जो फैसला है ये भी ठीक है और ये पाकिस्तान को ब्लीड कर रहा था। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ 9,500 लोग हैं, तो अगर पाकिस्तान और 9,500 लोगों में से हमने फ़ैसला करना है तो यकीनन फ़ैसला पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान की इस वक्त जो इकनॉमिक हालात हैं उसमें हम एक
रुपया हमारे लिए बहुत कीमती है और हम इस तरह ब्लीड नहीं हो सकते। मैं प्राइवेटाइजेशन के भी हक़ में हूँ। दुनिया बदल गई है, अब वो नेशनलाइजेशन का दौर भी ख़त्म हो गया है, सरकारी एसेट्स की बात भी अब ख़त्म हो गई है, ऑपरेशन इसके प्राइवेटाइज करने चाहिए। नए कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के भी आ गए हैं, नए कॉन्सेप्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए कॉन्सेप्ट सामने आ गए हैं। और ये प्राइवेटाइजेशन की बात आप सिर्फ ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे ना डाला करें। ये आज भी जो गवर्नमेंट कह रही थी कि जब से ये 2008-9 के बाद से ये सारी तबाही शुरू हुई, इसकी प्राइवेटाइजेशन तो शौकत अजीज ने शुरू की, वो लेके आए सबसे पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक किया। मुशर्रफ के दौर में इसकी प्राइवेटाइजेशन का फैसला हुआ, मुशर्रफ के दौर में इसकी बिडिंग की बात हुई, जिस पर इफ्तिखार चौधरी ने सू मोटिव लिया, जिस पर फिर वो इतनी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान में, जिसके नतीजे में जुडिशल क्राइसिस भी हुआ, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी एक तहरीक चली। तो ये स्टील मिल तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े क्राइसिस की बुनियाद भी 2008-9 से पहले रह चुकी है, जब शौकत अजीज साहब इसको प्राइवेटाइज करना चाहते थे और कहा जाता था कि वो इंडियंस को देना चाहते थे, और उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे। अब मुझे नहीं पता उस वक्त ना नवाज शरीफ प्रेसिडेंट थे, ना आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे, ना कोई पॉलिटिकल दौर था। वो तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ आमरीत का दौर था, जिसमें इसकी प्राइवेटाइजेशन का फैसला हो रहा था। बहुत गुड गवर्नेंस और आला हुकूमत के जो नमूने हमने मुख्तलिफ मार्शलाई दौर में देखे हैं, इतने जिनमें बहुत तरक्की हुई है, उन अदवार में इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है। हमारे यहाँ चूँकि सियासतदान को और सिविल गवर्नमेंट को गाली देना एक फैशन बन गया है, और आज भी पीटीआई ने अच्छे फैसले के साथ साथ पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है और नून लीग ने भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है। इस बात पर मैं समझता हूँ नून लीग और पीटीआई एक पेज पर हैं। प्राइवेटाइजेशन पर, इन मुलाजमीन के ले ऑफ पर माजी को भूल जाना चाहिए। माजी में पीटीआई ने क्या किया, नून लीग क्या करना चाहती थी, कैसे रास्ता रोका गया, आगे की तरफ देखना चाहिए। देर आ जाए लेकिन दुरुस्त आ जाए, अभी दुरुस्त का वक्त आप पहुंच जाए। सपोर्ट करना चाहिए, नून लीग को पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए इस सारे प्रोजेक्ट में, उन्हें वो पॉलिटिकल सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो ये मुश्किल फैसले कर सकें। बड़ा मुश्किल है वैसे नून लीग पीटीआई को सपोर्ट करे। इब्राहिम, दुरुस्त फैसला ये? देखें दरियाब, एक तो आपके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहब और मीडिया के जितने भी प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं वो बड़े ही जालिम हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जंबील में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के दिनों के बयानात जो हैं वो छुपा के रखे हुए हैं। और अब वो चलाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन उनको उनके वादे याद दिलाने के लिए, और वो यकीनन बड़े ज़िच होते होंगे और उन पर ये बड़ा नागवार गुजरता होगा। खैर, कमिंग बैक टू द स्टील मिल्स, देखें ये इंडस्ट्री, इसको पाकिस्तान की मदर इंडस्ट्री कहा जाता था, लेकिन उसके बाद अकरबा परवरी, सियासी भर्तियों, नाअहली और करप्शन के बायस ये मुल्की मईशत के लिए एक सफ़ेद हाथी बन गई। अब इस वक्त जो 9,360 के करीब मुलाजमीन हैं स्टील मिल्स के, अब इनको ये 23 लाख रुपए दे के फारिग तो कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये एक तकलीफ दे अमल है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है। इसकी जो समरी मूव हुई है वो मैं देख रहा था, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अब एवरेज एज जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की वो कोई 47 ईयर्स है। अच्छा। जबकि जो प्राइवेट स्टील मिल्स हैं वहाँ पे एवरेज एज मुलाजमीन की जो है वो 36 साल है। तो जाहिर है कि जब इसकी निजकारी होनी है तो जिन्होंने इसको ख़रीदना है तो उन्होंने फिर अपनी टर्म्स पे ख़रीदना है। वो क्यों 47 साल के ऐसे लोग जो काम भी नहीं कर रहे, जिनमें जो सियासी निज़ाम के तहत भर्ती हुए या जिनको हम सियासी भर्तियाँ कह सकते हैं, वो बैगेज तो वो साथ लेके नहीं चलेंगे। फिर दो सर्वेज इसके बारे में हुए थे कि इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है, जिसमें एक सर्वे जो है वो हमने चाइना के साथ मिलकर किया था गालबन 2015 में, और उसमें बताया गया था कि इनिशियल अगर 15 से 20 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाए तो इसको दोबारा मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है लॉजिस्टिकली बहुत ही ज़बरदस्त है, और दुनिया में बहुत कम स्टील इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी इतनी ज़बरदस्त एक कोस्टल एरिया में इतनी ज़बरदस्त उसकी लॉजिस्टिक लोकेशन हो। लेकिन उसके बावजूद जो है हम इसको अपनी बद इंतज़ामी की वजह से नहीं चला सके। अब उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी निजकारी की मुखालिफ थी जब नून लीग ने इसकी निजकारी की कोशिश की थी, और अब वही काम नून लीग कर रही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन जब कोई भी जमात अपोजिशन में होती है तो वो जब अपोजिशन करती है तो मेरिट पे नहीं करती,
वो ऐसे फैसलों की भी अपोजिशन करती है जो जिसके बारे में उनको पता होता है कि इससे मुल्क को और रियासत को फायदा होता है, लेकिन वो सियासी मफादात के लिए उसकी अपोजिशन करते हैं। जैसे PIA की निजकारी की भी तहरीक इंसाफ मुखालफत करती रही, और अब ये जो निजकारी करने की कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि 2015 से इसके ऑपरेशन बंद हुए हुए हैं, फिर भी मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी हैं, तो ये तो हमें और ही हमारे लिए जो है वो मईशत पे बोझ ही बनती जाएगी। तो ये फैसला जो है जो जमीनी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनजर रखा जाए तो ये दुरुस्त है, और इनको और पैनल की भी राय में यही है कि जो फैसला है दुरुस्त है। वो अलग बात है कि किस तरह से PTI ने माजी में PIA के मामले को जिस तरह से एग्जरेट किया था, और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि अपोजिशन जो है उस सारे अमल को एग्जरेट कर रही है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे दो चीज़ें वाज़ेह कर दूँ मैं कि 9,100 मुलाजमीन में से 8,500 मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड दिया जा रहा है। कम से कम जो है वो 23 लाख रुपए है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 से 70 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे बढ़ना नाज़रीन है बिग ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस तो मजीद एक अहम इशू पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा साल, और दूसरे साल बेरोजगारी की शरह बढ़कर अब 8.53% हो गई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे पर यह शरह 5.8% थी। दूसरी तरफ वज़ारत ख़जाना ने आज सेनेट में इंकशाफ किया कि कोरोना के बायस मुल्क में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लिहाजा मुल्क में बेरोजगारी की शरह अब 8.53%। 30 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा एक तरफ, वज़ारत ख़जाना की जानिब से ये अदाद शुमार वाज़े कर दिए गए, लेकिन बेरोजगारी के इस तूफान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा है, कोई स्ट्रेटजी है? आवाम ये जानना चाहते हैं। मुज़र वर्दी साहब, कहाँ 1 करोड़ नौकरियों के दावे वादे, और कहाँ अब कहा जा रहा है कि 30 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं? कोई स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट के पास? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने इस मामले पर ना अब एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लेना चाहिए। सेमी यू टर्न उन्होंने ले लिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो एमनेस्टी दी है, और कहा है कि पैसे का नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आया है अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाएं। मेरे ख्याल में पोस्ट कोरोना और कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान की इकनॉमिक टीम को एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जनरल एमनेस्टी लानी चाहिए, जिसको पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो, जिसको बाद में ख़त्म ना किया जा सके, ताकि जिस किस्म का पैसा भी पाकिस्तान में मौजूद है उसे अब साइकिल में लाने की ज़रूरत है। ये ख़ुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान में पहले ही पिछले 2 साल से पैसा रुक गया था, लोगों ने पैसा डंप कर लिया था, लोग जहाँ पर पैसा लगा नहीं रहे थे। मुख्तलिफ जो है, अब मैं आर्मी चीफ से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब ने बड़े कारोबारी लोगों के साथ मुलाकातें की, उन्हें उनका एतमाद बहाल करने की कोशिश की। फिर चेयरमैन नैब ने भी कारोबारी लोगों के साथ मुलाकात की, उन्हें उनका एतमाद बहाल करने की कोशिश की। फिर एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया जिसमें कहा गया कि कारोबारी लोगों को नैब तंग नहीं करेगी, लेकिन ये सब कारआमद नहीं हुआ है। बेरोजगारी और बढ़ेगी अगर ये माहौल बरकरार रहा, इसी तरह माशी जो खसारा है वो और बढ़ेगा। एक ग्रोथ रेट पहले ही पिछले साल के हमने गलत बताए, 1.8% थे, हम गलत 3.3 कहते रहे। अगले साल नेगेटिव में चले जाना है, हमने हिसाब लगाए, उधर टेढ़ी दल का हमला हो गया, इधर कोरोना का हमला हो गया है, ना सनत चलनी है ना ज़राअत चलनी है, बहुत बुरे हालात हैं आगे। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ठीक बात कर रहे हैं कि मेरा मतलब है कि आगे भूख और बिल्कुल बहुत सख्त। इसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सियासी आहंगी की ज़रूरत है। सोलो फ्लाइट इस गवर्नमेंट को ख़त्म करनी पड़ेगी, ऑपोजिशन को साथ लेकर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए नए रूल्स ऑफ द गेम लाने पड़ेंगे। सोलो फ्लाइट पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, सियासी हम आहंगी की जरूरत है। मतलब ये कि हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। बिल्कुल, और ठीक है, हाँ, खुद नहीं, ये अकेली कर भी नहीं सकती है, उसको इसमें ऑपोजिशन का साथ चाहिए होगा, और बगैर ऑपोजिशन के वो माहौल ही नहीं बन सकता जिसके जरिए हम इसमें से बाहर निकल। ठीक है आदिल।
देखिए, इसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्लान होता तो 2 सालों में अभी तक हमें पता चल जाता कि इकोनॉमी ट्रैक पे आना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आई भी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली जो हमारे हमने अहदाफ अपने रखे थे टैक्स रेवेन्यू का वो भी नहीं कंप्लीट हो सकेगा। मतलब 5,500 अरब हमने कलेक्ट करना था, तो पेंडेमिक से पहले भी हमने तकरीबन हर एक सिंगल क्वार्टर मिस किया है। 39,000 अरब तकरीबन हम जो है वो कलेक्ट कर सकेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है वो ये है कि IMF ने उन्हें ये कहा है कि जनाब आपने अपनी जो सरकारी मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहों को फ्रीज कर देना है, उन्हें आपने इंक्रीज नहीं देना। लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे तो जाहिर बात है लोगों पर उनका इम्पैक्ट आएगा। ग्रोथ आपकी पेंडेमिक से पहले ही ये प्रोजेक्टेड थी कि जी ये माइनस में चली जाएगी। तो आपकी इस वक्त जो आपको ज़रूरत है तहरीके इंसाफ इस वक्त मौजूदा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो आने वाली इकोनॉमिक सिचुएशन है जो कि डेविस्टेटिंग होगी, जो भी फिगर्स और प्रोजेक्शंस आप देख लें वो बग़ैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के और बग़ैर सियासी जमातों के ताउन से उसको नहीं निकाल सकती। तो इस वक्त खान साहब को ये चाहिए कि सब कुछ वो पसे पुश डाल के, मुकदमात भी चलते रहेंगे, नैब भी चलता रहेगा, करप्शन भी होती रहेगी, लेकिन मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। उनको अपने जो जितने भी इनके वफाकी वज़रा हैं, स्पेशली तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको थोड़ा सा बिठा के समझाना भी चाहिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि सिर्फ ये इमरान खान के बस की या तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं है कि मुल्क को मौजूदा सिचुएशन से निकाले। दुनिया भर में यही हो रहा है और पाकिस्तान में भी हमें यही करना होगा कि एक ही टेबल पर बैठ के जो शहबाज शरीफ मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं, मतलब इंडिविजुअली ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जो भी होगा भी म्यूचुअली करना होगा ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट को साथ में चलकर। की बात है, मईशत की बात है, तो सबको इकट्ठे होना चाहिए और होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं। मोना, है स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग इस गवर्नमेंट के पास? सो फार तो ज़रियाब अफसोस की बात है कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस दफ़ा जैसे कि GDP ग्रोथ पैंडेमिक से पहले जो थी वो अराउंड कोई 1.6 बताई जा रही थी कि प्रोजेक्टेड है। अब तो खैर नेगेटिव ग्रोथ रेट दुनिया भर में और पाकिस्तान भी, जाहिर है हमारे तो पहले भी हालात नहीं थे कि हम बच पाएं। जाहिर है जब आपकी इकोनॉमी का साइज या GDP का साइज श्रिंक होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब क्रिएशन, मईशत का पहिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही तो नौकरी कहाँ से देंगे लोगों को? एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो बल्कि उल्टा लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, श्रिंक हो रही है इकोनॉमी, अब तो बाकायदा नेगेटिव यानी कि डीसेलरेट हो रही है आपकी इकोनॉमी। तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में बजट बनाना भी सर्वाइवल बजट ही होगा इस वक्त, और ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से और इसके डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर भी थोड़ा इसमें अच्छे खासे इनको भारी भरकम एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। मुझे याद है वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपील की थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके कर्जे माफ़ किए जाएँ वगैरह वगैरह, वो हो जाता तो शायद काफ़ी रिलीफ था, लेकिन ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे G7 या कहीं से भी कि ये हमारे कर्जे या डेवलपिंग ममालिक को एक रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन द डेवलप्ड वर्ल्ड वो भी इस वक्त अपने ही बचाव और सर्वाइवल में लगे हुए हैं। ऐसे में फिलहाल तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बात सीधी सी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोलने की जो बात की जा रही है, सिर्फ ये एक वाहिद हल गवर्नमेंट पोज कर रही है कि इसके थ्रू वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पर करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस बजट में होगा ही यही कि आपने मईशत का पहिया इतने मुश्किल हालात में, ठीक है, नया बजट भी खसारे का बजट होगा, लिहाजा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मोना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। इब्राहिम, आपकी तरफ आऊंगी। देखें, कोरोना तो अभी आया है और आपके बहुत मुमताज़ माशी माहिर हफीज़ पाशा साहब ने बताया था कि PTI की हुकूमत आने के बाद पहले साल में 10 लाख लोग बेरोज़गार हुए थे और ये कोरोना अगर ना भी आता तो इस साल यानी दूसरे साल में 20 लाख लोगों ने बेरोज़गार होना था हफीज़ पाशा साहब के मुताबिक। और अब तो दायरा के कोरोना आ गया है तो पूरी दुनिया में जो है ऐसे ऐसे ममालिक जिनकी मईशत बहुत अच्छी हालत में थी वहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है। तो हमारी हुकूमत जो कि पहले ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा माशी फ्रंट पे परफॉर्म नहीं कर सकी, तो मुझे नहीं लगता कि एक तो ये मंसूबा बनाना बहुत मुश्किल भी है और मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई इस्तेदाद भी है। और आगे जो खौफनाक पिक्चर नज़र आ रही है उसमें खौफ ये है
कि जैसे हुकूमत ने पहले वादा किया था कि वो टैक्स नेट अपना बढ़ाएंगे, लेकिन वो टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके। उन्होंने कहा था कि हम ताजरों को टैक्स नेट में लेके आएंगे और वो लोग जो अब तक टैक्स नेट से बाहर हैं उन सबको टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे, लेकिन हर महाज पर हुकूमत जो है वो घुटने टेकती चली गई। और अब अगर ये जब बजट आ रहा है, इसमें अगर हुकूमत की कोशिश जो है वो अगर उसने ये पूरा यानी जिन लोगों से वो टैक्स वसूल नहीं कर सकी तो उसको कंपनसेट करना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तबके जो कि पहले से टैक्स नेट में है, मिसाल के तौर पर तनख्वाहदार तबकों की तनख्वाह ना बढ़ाना या उनके ऊपर टैक्स लगा देना, या जैसे ज़बरदस्ती बिजली और गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो तो हर किसी के घर में बिजली गैस इस्तेमाल होती है, तो उनको जो है वो महंगे बिल जो है वो देने पड़े। चलिए, वैसे भी सुबह से सामने आ रहा है कि मजीद नए टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये 20 लाख से बहुत ज्यादा ऊपर फिगर जा सकता है और जाहिर है कि ये पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनके पास 1 से 2 महीने की सेविंग नहीं है, अगर वो बेरोजगार होते हैं तो उनके लिए बहुत खौफनाक। जनरल साहब, वेरी क्विकली, है कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के पास? नहीं, स्ट्रेटजी तो तब होती है कि किसी ने कोई होमवर्क किया होता। होमवर्क तो किया नहीं। मैंने पीटीआई को वोट दिया था, इसलिए नहीं कि मुझे यकीन था कि जो ये वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, ये नहीं वजह थी। मुझे पता था कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया। कोई भी शख्स ये जो वादे कर रही है सबब दाग हमें दिखा रहा है, लेकिन वजह ये थी, हमने कहा जी 2 पार्टियां पहले आजमा चुके हैं, अब तीसरी आ गई है तो इसको भी आजमा के देख। तो असल चीज ये है कि ये वादे उसी तरह जैसे 3 इलेक्शन लड़े रोटी कपड़ा मकान पे एक पार्टी ने, जैसे एक पार्टी ने 2-3 इलेक्शन लड़े हमें एशियन टाइगर बनाने में। बदकिस्मती ये है कि ये सब झूठ बोलते हैं। हमें भी पता था, मुझे पहले इस चीज का अंदाजा था कि ये ना मकान दे सकते हैं इतने 50 लाख, ना ये 1 करोड़ जॉब दे सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। जहां जो मुल्क कर्जों पे जीता है वो ये काम कर सकेगा। आप कर्जे ले लेके अपने रोजमर्रा के काम चला रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं लोगों को कुछ और देने की। भाई ये पहले ही चला लेते तो वो बड़ी बात थी। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, मजीद बुरे दिन आ रहे हैं, कोई अच्छे दिनों की तवक्को। ठीक है जनरल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, लेकिन मुख्तसर है कि हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ऑपोजिशन के साथ अगर मनसूबाबंदी कर ले तो शायद हम इस बहरान से निकल पाएंगे, वरना ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।